मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और अच्छी बात तो ये है, इंपॉर्टेंट तो है ही साथ ये PYQ भी है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का ट्राई कीजिएगा, साथ ही साथ 2 से 3 बार करके वीडियो को देखो तो याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और भाई साहब, टाइम बचाने के लिए क्या करो कि वीडियो को 2x का स्पीड में देखो, अगर देख पाते हो तो, यानी थोड़ा सा स्पीड करके देखो अपने हिसाब से, तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला प्रश्न है, चाल समय ग्राफ का ढाल देता है। देखो ढाल यहाँ बेसिकली tan थीटा पूछ रहा है, तो ये सब आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। फिलहाल अभी समझो, यहाँ देखा है चाल समय ना, तो ऊपर में आपको चाल रखना है, नीचे में आपको समय रखना है। और ऐसा जो होता है ये बेसिकली जो कि त्वरण होता है, सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बोलेगा सर चाल बटा समय नहीं, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय त्वरण होता है। पर जी आगे चल के आप लोग देखोगे कि एक्चुअली में चाल और वेग को यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे चाल में परिवर्तन की दर को बटे में समय जो होता है इसको भी हम लोग त्वरण बोलते हैं। बस क्या है कि डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग आगे चल के देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो सबको पता है V बराबर में U प्लस AT, जो कि यही सही होता है। गतिमान वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है, तो वस्तु रुका हुआ हो या गतिमान हो, याद रखना वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न इतना है, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज अगर हिल डुल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो याद रखना उसमें असंतुलित बल कार्य कर रहा है, इसी कारण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रे के संवेग पर कार्य करता है। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10 का पावर में 5 डाइन के बराबर होता है। हाँ, ये वो डाइन वाला नहीं, 10 का पावर 5 डाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग का मात्रक है, तो देखो संवेग होता है इसको P से संवेग को P से दिखाते हैं, मोमेंटम बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है mv। m यहाँ पे द्रव्यमान है तो इसका हो गया kg, और आपके पास यहाँ पे v जो कि यहाँ पे वेलोसिटी है, वेग है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड ऑप्शन में कहा दिख रहा है? बी में दिख रहा है। जी हाँ, आप लोग kg मीटर सेकंड को kg मीटर और सेकंड के पावर में इनवर्स भी दे सकते हो, बाट बराबर है, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लो, याद करो हम लोग उसको बल कहते हैं। लिखा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का मैदान पर खड़ा है और उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, मैदान द्वारा लड़के पर लगाया गया बल होगा। बाबू जूट मुट का यहाँ पे 50 किलोग्राम लड़का दे दिया गया, यहाँ पे द्रव्यमान से मतलब ही नहीं है, बस मतलब है कितना बल लगाया जा रहा है। अब आप लोगों ने न्यूटन का गति का तीसरा नियम पढ़ा है। अगर आप लोग किसी दीवार को, सपोज दैट अगर आप लोग मुक्का मारते हो 500 न्यूटन के बल से, तो वो दीवार भी आपको 500 न्यूटन के बल का फोर्स लगाएगा, यानी कि विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। अगर इधर से अगर कोई बल लग रहा है 500 न्यूटन का, तो इधर से भी अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में भी इधर से भी 500 न्यूटन का बल लगेगा। उसी प्रकार से लड़का जो है वो जमीन पर 500 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है जमीन भी 500 न्यूटन का बल ही लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 500 न्यूटन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर पर सेकंड में होगा। अरे भाई साहब, जाहिर सी बात है त्वरण का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें दिमाग खराब नहीं करना है, बस आपको त्वरण निकालना है। पता है आपको यहाँ पे बल दे दिया गया, F दे दिया गया 5 न्यूटन, आपको यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि आपके पास M का वैल्यू दे दिया गया 20 किलो, यानी कि 20 kg दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे A पूछा है, सबको पता है फॉर्मूला होता है F बराबर में ma होता है। हम लोग यहाँ से A निकालेंगे तो F के इधर भागा में m चला जाएगा, यानी कि a का फॉर्मूला हो गया F बटा m। तो बस a का फॉर्मूला निकल कर आया F बटा m। F का वैल्यू है यहाँ पे 5 न्यूटन, m का वैल्यू है 20 किलो, काटोगे तो हो जाएगा 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। अच्छा, केपलर्स के ग्रहों के गति के सिद्धांत के अनुसार RQ समानुपाती t स्क्वायर, जो कि आपके पास सी नंबर में आपके पास दिख रहा होगा। r त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार पूछा है, द्रव्यमान ने पूछा। द्रव्यमान पूछता तो फिक्स होता, द्रव्यमान दुनिया के किसी भी जगह पे चल जाओ वो नहीं बदलता, पर भार हर जगह पे बदलता जाता है, ठीक है ना। तो इसका शून्य हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। सबसे ज्यादा जो भार होता है वस्तु का वो पृथ्वी की सतह पर होता है,
ठीक है। और ध्रुव पर बोल सकते हैं इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखो ऊर्जा का जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, पर किलोवाट नहीं होता, ये बेसिकली शक्ति का होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करेगा। तो जो ऊर्जा का जो चेंज होगा, जो ऊर्जा का जो चेंज निकलता है वो बेसिकली P इंटू टी होता है, पावर गुना में समय। और यहाँ पे 100 वाट बेसिकली पावर दे दिया गया है और गुना में टी सेकंड, मतलब जो टाइम दिया हुआ 1 मिनट मिनट में नहीं होता, यहाँ पे टाइम यहाँ पे सेकंड में होता है, तो इसको सेकंड में बदलो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसको 60 से गुना कर दो, तो 100 को 60 से गुना करोगे तो 6000 आंसर आ जाएगा। और यहाँ ऊर्जा है तो बेसिकली जूल आंसर में आएगा, तो 6000 जूल, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा। भाई साहब कुल ऊर्जा स्थिर रहता है। बोलोगे सर कैसे, तो समझना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु गिर रही है, जैसे जैसे गिरेगा उसका वेग जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन स्थितिज ऊर्जा तो घट रही है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इस कारण से क्या होता है कि सभी चीज नियत रहती है, स्थिर रहेगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग का या फिर अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम लोग पराश्रव तरंग बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव को ही पराश्रव तरंग बोलते हैं। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है दोस्तों, याद रखना मेरी बात, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जैसे आप लोग याद रखो, ठीक है। तो उसको पराश्रव तरंग बोलते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, तो याद रखना सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भूकंप के समय याद रखना, भूकंप के समय इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग अवसरव तरंग बोलते हैं। अवसरव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, इनमें से एक इंफ्रासाउंड को सुन सकता है। तो याद रखना बच्चे चमगादड़ मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ बोलो या कुत्ता बोलो, ये दोनों ही अल्ट्रासोनिक वेव को सुन पाते हैं, पराश्रव तरंग को सुन सकते हैं। और जो कुत्ता होता है ये बेसिकली आपका ये श्रव ध्वनि को भी सुन सकता है। जनरली इसका 40 हर्ट्ज से लेकर ये 60,000 हर्ट्ज है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो याद रखना कुत्ता हो, चमगादड़ हो और मनुष्य की बात करो तो ये बेसिकली श्रव तरंग को सुन सकता है, जिसको ऑडिएबल वेव बोलते हैं, जो कि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। और चमगादड़ और कुत्ता को यूँ समझ लो अल्ट्रासोनिक वेव तक ये सुन सकता है, परंतु यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो इंफ्रासाउंड को सुन सकता है। तो सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए जो इंफ्रासाउंड को सुन सकता है। तो याद रखना इंफ्रासाउंड को सुन सकता है गेंडा, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया गेंडा हो गया, कुछ समुद्री जीव भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं, ये गेंडा वगैरह जो होता है ये इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रसरव ध्वनि यानी कि इको की बात चल रही है, को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो देखो किसी भी ध्वनि की बात करो तो दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहता है, तो आपके पास टी का वैल्यू यहाँ पे 0.1 सेकंड दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे भी आपको बेसिकली डी निकालने को बोला है, फिर बोलो कि आपके पास दूरी निकालने को बोला है। और दूरी का जो फॉर्मूला होता है, जो दूरी होता है वो बेसिकली चाल गुना समय होता है, यानी कि डी बराबर में हो गया वी टी, वी यहाँ पे चाल है और टी यहाँ पे क्या है समय है। तो समय तो 0.1 हो गया, और यहाँ पे जो भी है बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये ध्वनि की दूरी, ध्वनि का चाल हो जाएगा। तो ध्वनि का जो चाल होता है या फिर बोलो कि जो वेग होता है वो 344 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप लोग 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34.4 और ये मीटर में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी पूछा तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे जो समय लेना था वो दिमाग में रहने वाली ध्वनि को लेना था, जो कि 0.1 सेकंड लेना था, ठीक है। अच्छा, जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो उनमें से हम लोग क्या बढ़ाते हैं, तो हम लोग आयाम को बढ़ाते हैं। निम्न ध्वनि से उच्च ध्वनि में बदलने के लिए हमको आयाम को बदलना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई साहब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।